अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग अक्सर ईईआरडी के साथ सुनते हैं। ईईआरडी या ईआरडी जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं, ये टेक्निक और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक, ये दोनों इसलिए यूज होती हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन देख सकें डाटा की, कि हम डाटा अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरीके से अरेंज करेंगे, यानी कि हम अपना डेटाबेस किस तरह से बनाएंगे अपने डीबीएमएस के अंदर। ईआरडी और नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ईआरडी हमेशा तब यूज होती है जब आपने कोई सिस्टम स्क्रैच से बनाना हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप या एक कोई मार्ट खोलती हूँ और मैं वहाँ पे कहती हूँ कि भाई मैंने एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी लगाना है। अभी मैंने अपना मार्ट स्टार्ट करना है, उससे रिलेटेड मेरे पास डाटा नहीं है, कस्टमर का डाटा, मेरी इन्वेंट्री का डाटा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे पता है मैंने प्रोसेस करना कैसे है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि मैंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अभी मेरे पास इससे रिलेटेड डाटा नहीं है, तो मैं जाऊंगी ईआरडी की तरफ, मैं ईआरडी क्रिएट करूंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें ऑलरेडी एक मार्ट में इन्वेंट्री है, ऑलरेडी कस्टमर्स वहां से बाय सेल वगैरह चीजें होती हैं सब कुछ, तो लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि उनका पास डाटा मौजूद है लेकिन अब उन्होंने उसको डाटाबेस में लेके जाना है प्रॉपर। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता हो। तो बेसिकली अगर हम लोग बाय डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन है वो प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस में आपके डाटा को यूज होता है। ठीक है, मैं इन साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी चीज़ों को ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। मैं जैसे डेफिनेशन मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये कुछ और टर्म्स हैं जो कि हमारी देखनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये अनोमलीज की जो टर्म है, ठीक है, एनॉमलीज क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम को, मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें ना तो किसी भी प्रॉब्लम को हम एनॉमली या एनॉमलीज प्लूरल उसका हम कहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह की एनॉमलीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद हो। इन एनॉमलीज की तरफ मैं बाद में आती हूँ, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा डाटा दिखाना चाहूंगी क्योंकि इसके ऊपर हमने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है एक स्टूडेंट का, जिसमें आपके पास ट्यूटर यानी कि उसके टीचर का ईमेल है, स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, उसका सब्जेक्ट है, प्रोफिशिएंसी मतलब कि वो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, परफॉर्म कितना अच्छा कर रहा है। और इसके अलावा जो है ग्रेड उसका क्या है उस सब्जेक्ट के अंदर, उसके ट्यूटर की आईडी क्या है, ट्यूटर का नेम क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, और यूनिवर्सिटी की कौन सी ब्रांच से जो है वो ट्यूटर जो है वो बिलोंग करता है। अगर आप ये देखें तो डाटा हमारे पास फील्ड है इसमें। लेकिन अब अब आती है बात, ये कुछ मतलब दो ट्यूटर्स हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है और कुछ वैल्यूज फील्ड है। ठीक है, अब आप अगर एनॉमलीज पे मैं आती हूँ। एनॉमलीज में हमारे पास तीन तरह के एनॉमलीज हैं। सबसे पहले है इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन एनॉमली तब रेज होती है जब मैं कोई नई चीज एंटर करना चाहूँ लेकिन वो मैं इंसर्ट ना कर सकूं क्योंकि मुझे कोई और डाटा चाहिए है उसके इंसर्शन के लिए, मस्ट। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं यहाँ पे एक नया टीचर ऐड करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक और XYZ टीचर आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे पास, लेकिन अभी उनको कोई कोर्स असाइन नहीं हुआ लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं वो डाटा ऐड करने की कोशिश करूँ तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उनको भी कोई स्टूडेंट असाइन नहीं है, स्टूडेंट का कोई नेम सब्जेक्ट, उनको कोई उन्होंने कोई ग्रेड नहीं दिया, तो ये सारी वैल्यूज, ये जो जितनी भी इन कॉलम्स में वैल्यूज आनी है वो खाली रहेंगी। तो मैं चाह के भी एक नया टीचर इंसर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर अगर बाय डेफिनेशन भी देखें, एन इंसर्शन एनोमली इज द इनएबिलिटी टू ऐड डाटा टू द डेटाबेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अदर डाटा। जैसे अभी आपने देखा टीचर मैं ऐड ही नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे उसके पास अभी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते।
तो ऐसे डाटा में जो कि अननॉर्मलाइज्ड डाटा होगा उसमें इस तरह की एनॉमलीज आती हैं। दूसरी टाइप ऑफ एनॉमली हमारे पास होती है अपडेट एनॉमली। अपडेट एनॉमली का मतलब ये है कि अगर एक डाटा एक से ज्यादा जगह पे एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इकरा हसन और ये इकरा हसन, ठीक है, यहाँ पे मैं इनका नाम इकरा हुसैन कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इकरा हुसैन जो कि सेम बंदा है, सेम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे वो नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जहाँ पे एक जगह पे मैंने उसको अपडेट किया वो सिर्फ यहीं पे अपडेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ होगा ही नहीं अपडेट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डेटाबेस को डेटाबेस सिस्टम्स का नाम दे दूँ बजाय डेटाबेस का, तो वो एक जगह पे तो अपडेट हो जाएगा लेकिन दूसरी जगह पे नहीं होगा अपडेट। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं अपडेट एनॉमली। तीसरी हमारी चीज है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली का मतलब यह कि आप डिलीट भी ना कर सको डाटा को। फॉर एग्जांपल मुझे नवीद ये जो टीचर हैं ये मैंने डिलीट करने हैं, लेकिन अगर मैं ये डिलीट करूंगी तो मेरे पास साथ इकरा हसन और अब्दुल्ला जमील इन दोनों का रिकॉर्ड भी जो है वो डिलीट हो जाएगा साथ ही, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनसे लिंक ना, तो ऑटोमेटिकली डिलीशन भी हो जाएगी। तो अगर हम नोटिस करें तो इस पॉइंट पे मेरे पास डाटा अननॉर्मलाइज्ड है और मेरे पास ये तीन प्रॉब्लम्स इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनॉमलीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। एक और टर्म है हमारे पास डिपेंडेंसीज की। ये तीन तरह की हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक में डिपेंडेंसीज हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक है पार्शियल डिपेंडेंसी और तीसरी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये हम साथ साथ देखते हैं, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर काम करती हूँ आपको साथ साथ मैं इनका कॉन्सेप्ट भी बताती जाऊंगी। नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास तीन, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन 5 स्टेप्स तक जाती है लेकिन हम लोग 3 स्टेप्स को मेनली फोकस करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा NF1 नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म 1। सेकेंड स्टेप होता है NF2 यानी कि नॉर्मल फॉर्म 2 और थर्ड स्टेप होता है NF3। सबसे पहले अगर मैं NF1 की बात करूं, NF1 सॉरी NF1 क्या स्टेट करता है? NF1 ये स्टेट करता है कि इसको परफॉर्म करने के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप है ऑल द वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक, ठीक है, पहला स्टेप ये है। और इसके साथ साथ इसका सेकंड स्टेप ये है आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। आइडेंटिफाई लेकिन आपने सिर्फ करनी है। अब इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है दो चीजें आपने NF1 में इस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए करनी है। पहली चीज ये है कि ये सारी वैल्यूज जो है एटॉमिक हो। एटॉमिक का मतलब ये कि एक सेल में एक ही वैल्यू हो। अभी क्या हो रहा है कि अलीना नूर, हाशिम अली और इकरा हसन तीनों को हलीमा अहमद पढ़ा रही हैं, ये देखें, ठीक है। होना ये चाहिए कि हर एक के आगे इनकी टीचर का नाम होना चाहिए, यानी कि हर सेल, हर रिकॉर्ड में एक सेल में कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से डाटा को कॉपी में कर रही हूँ और मैं इसको एटॉमिक वैल्यूज में चेंज करने लगी हूँ, ठीक है। ये मैंने Ctrl+C किया और उसके बाद यहाँ मैं आके, क्योंकि मैंने कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें चेंजेस करूँगी। ये मेरा वैल्यू थी, इसको मैंने यहाँ पे भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये भी सेम वैल्यू थी, इसको भी इधर होना चाहिए ये, और फिर ये, और ये ठीक हो गया। अच्छा, और इसी तरह हम इनके साथ भी करेंगे ये नवीद अहमद और इनका भी एम्प्लॉय ID नवीद खान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस्लामाबाद। इसको हम ये ने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो हमारे डाटा में इस वक्त जो हमारा फर्स्ट
वो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि ऑल द वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। तो हर एक, अगर आप देखें तो रिकॉर्ड में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारी वैल्यूज एटॉमिक हो गई हैं, यानी कि एक सेल के अंदर एक वैल्यू हो गई है। दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे हमने उनको सेपरेट नहीं करना। आइडेंटिफाई करनी है हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब कहते हैं हम कि अ फंक्शनल डिपेंडेंसी वी फ्रॉम अ फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट फ्रॉम द गिवन एट्रीब्यूट। यानी कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है तो आप कोई दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वजह से फाइंड आउट कर सको। अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर मेरे पास स्टूडेंट का आईडी मौजूद है तो मैं स्टूडेंट का नाम निकाल सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास टीचर का आईडी मौजूद है तो मैं टीचर का नेम फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये जो मेरी डिपेंडेंसी है, यानी कि मैं अगर एक एट्रीब्यूट की वजह से दूसरा एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है वो एट्रीब्यूट जो कि मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ वो डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट है उस एट्रीब्यूट के जिसके थ्रू मैं वो एट्रीब्यूट फाइंड कर सकती हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे सारी अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो स्टूडेंट आईडी है। अब मैं कलर्स चेंज कर देती हूँ ताकि हमें पता हो कि कौन से कलर में कौन सा काम हो रहा है। मैं ओके, इसको हम रेड कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम भी हम स्टूडेंट आईडी से निकाल सकते हैं, तो ये मैंने रेड कर दिया। सब्जेक्ट हम स्टूडेंट के आईडी या नेम से नहीं निकाल सकते, तो इसको हम रहने देते हैं। प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट कितना लाइक है, ठीक है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी हम अभी रहने, ये भी डायरेक्टली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्टूडेंट और सब्जेक्ट दोनों पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। ट्यूटर आईडी, ट्यूटर आईडी हमारे पास एक इंडिविजुअल फिर से वैल्यू है, इसको हम कर देते हैं ब्लू में, ठीक है। अगर ट्यूटर आईडी होगा तो ट्यूटर नेम भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको भी हम ब्लू में कर देते हैं। और ट्यूटर का ईमेल भी हम जो है ट्यूटर की आईडी से निकाल सकते हैं, इसको भी हम ब्लू कर देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी है। तो हमारा जो टीचर है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ना, तो इसको भी हम ब्लू कर देते हैं। और डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी की ब्रांच में होता है तो इसको भी हम फिलहाल ब्लू कर देते हैं। अब हमने किया क्या कि हम लोगों ने सारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप पार्शियल फंक्शन, अच्छा, दूसरा हमारे पास एक, सॉरी स्टेप नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कि हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसीज जो सी हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या है? बेसिकली तो आपने सेकंड NF1 में सारी डिपेंडेंसीज ही निकालनी है, थर्ड जो सी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अलावा, यानी कि पहली दो, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी, ये आपने NF1 में आइडेंटिफाई करनी होती है। फुल फंक्शनल अभी हमने कर लिया आइडेंटिफाई। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि जब आपका कोई एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट से निकल तो सकता हो, लेकिन किसी सिर्फ एक से नहीं, कम से कम दो से निकल सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो स्टूडेंट पे, स्टूडेंट की आईडी, यानी कि एक स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कितना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको प्रोफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी बेसिकली आपके सब्जेक्ट और आपके स्टूडेंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी को मैं क्या करती हूँ, मैं प्रोफिशिएंसी क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रही है तो मैं इसको हाफ ग्रीन कर रही हूँ और हाफ मैं इसको रेड कर रही हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये इन दोनों पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। और जो हमारा ग्रेड है, ग्रेड हमारा प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो चलो मैं इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ क्योंकि बेसिकली ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे और प्रोफिशिएंसी पे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने सब वैल्यूज भी एटॉमिक कर ली, और सेकंड हमने क्या किया, हमने सारे आइडेंटिफाई कर लिए डिपेंडेंसीज, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं बताई, वो अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो आता है NF2, यानी कि नॉर्मल फॉर्म 2। इसके लिए इसके लिए भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि फुलफिल होने जरूरी होते हैं। इसके लिए पहला पॉइंट ये है, डेटा मस्ट बी इन NF1, ठीक है।
सेकेंड कंडीशन इसके लिए होती है eliminate functional dependency। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे हमने ये करना है कि जो सबसे पहले तो NF1 में होना चाहिए आपके डाटा को, वो तो हमने ऊपर ही कर लिया था NF1 में, ठीक है, यहीं पे सारा आपका पूरा हो गया था लेवल NF1 का। सेकंड पार्ट ये है कि एलिमिनेट कर दो आप अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था ना, अब आप उसको पकड़ के सेपरेट कर दो। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हर टेबल सेपरेट कर दूंगी। अब अगर आप नोटिस करें ना, तो अब आप एक बहुत मेजर चेंज अभी देखेंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छा उसके बाद ट्यूटर की आईडी थी, और इसको भी हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं थोड़ी सी ये जो सी है ना डुप्लीकेशन डाटा की, मैं उसको अब खत्म करती हूँ। अब अगर आप ये देखें तो ये जो नवीद का डाटा है वो सिर्फ इधर, क्योंकि मुझे डुप्लीकेशन की अब जरूरत नहीं है ना, मुझे एक ही दफा ये काम करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखें मैं अपना डाटा जो है वो रिमूव कर रही हूँ। तो अब हुआ क्या, अब मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आ गए मेरे ट्यूटर के टेबल में। ये मेरा एक टेबल है, मैं इसमें बेहतर है कि मैं इसके वो भी कर दूँ, बॉर्डर्स भी कर दूं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहे कि हो क्या रहा है। अच्छा ये मेरा एक टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा टेबल कौन सा था, जो हमने स्टूडेंट का आइडेंटिफाई किया था। अब वही काम करते हैं जो हमने पहले किया, यहाँ से हम कॉपी करते हैं डेटा को, और मैं इधर स्टूडेंट का टेबल बना देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, स्टूडेंट पे डायरेक्टली और कुछ भी डिपेंड नहीं था कर रहा, ठीक है। तो अब अगर इसमें भी कोई रिपीटिशन है तो वो हम खत्म कर लेते हैं। इकरा हसन हो रही है रिपीट हमारे पास, तो इनको हम जो है वो आ, इनको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, और ये देखें जी, नहीं जी, ये मेरा दूसरा टेबल बन गया स्टूडेंट का, ठीक है, जो हमने आइडेंटिफाई किया था अभी तक डाटा उसके अकॉर्डिंग। ये मेरा सेकंड टेबल हो गया, ठीक। अच्छा, अब मेरा थर्ड टेबल मेरा अब जाता है प्रोफिशिएंसी पे, ये वाला सब्जेक्ट और प्रोफिशिएंसी और ग्रेड, ठीक है। मैं इसको क्या करती हूँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज थी, क्योंकि ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, तो मुझे स्टूडेंट का आईडी भी चाहिए, और बल्कि मैं इसको इस तरह से कॉपी करती हूँ। सबसे पहले मुझे स्टूडेंट का आईडी चाहिए, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए होगा, और साथ ही प्रोफिशिएंसी और ग्रेड चाहिए होगा। तो ये मैंने इसको कॉपी किया, और ये इधर ही मैंने साथ इधर पेस्ट कर दिया। अब देखें, अब ये मैं इसका कलर, क्योंकि हम एक ही उसमें हैं, तो मैं इसका कलर भी जो है वो ब्लैक कर देती हूँ, ताकि आइडेंटिफाई रहे। अब देखें क्या हमारे पास रेपिटेशन है, हाँ जी ये रेपिटेशन है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो जो रेपिटेशन थी ये स्टूडेंट की आईडी की, वो है भी तो किसी और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यानी मेरे पास एक ही स्टूडेंट के 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डाटा आ रहा है, तो मुझे इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ टेबल जो है अपना बॉर्डर्स क्रिएट कर दूंगी, तो ये मेरा थर्ड टेबल हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे पास टोटल 3 टेबल्स फॉर्म हो गए हैं NF2 में। जब हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ऊपर क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सा डाटा था जिसमें सिर्फ हमने एटॉमिक वैल्यूज बनाई हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि कौन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमारे पास एक प्रॉपर डाटा का फॉर्मेट आ गया, जिसमें हमारे पास 3 टेबल्स हैं। यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा वो दे देती हूँ, टेबुलर फॉर्म दे देती हूँ, ताकि आप लोग जब बाद में देखें इस डॉक्यूमेंट को तो आपको बाद में इजीली समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, NF2 में भी हमारा जो डाटा है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं हम NF3 की तरफ, ठीक है।
NF3 में आने के लिए हमें पहले जो एक चीज जरूरत है देखने की वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या स्टेट करती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी स्टेट करती है इफ P belongs to Q या if P is dependent on Q and Q is dependent on R, if this is the condition, then P is dependent on R. This is called transitive dependency। यानी कि अगर एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से निकाल सकते हैं और जिस एट्रीब्यूट को आप निकाल सकते हैं, मतलब जिस एट्रीब्यूट की वजह से आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, वही एट्रीब्यूट आगे फर्दर किसी और पे भी डिपेंड कर रहा हो, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मे बी मैं सप्लायर हूँ किसी चीज की, ठीक है, और मैं ग्रुप ए में काम करती हूँ और वो जो ग्रुप ए है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। लाहौर का एक अपना ग्रुप ए है, कराची का एक अपना ग्रुप ए है, इसी तरह ग्रुप बी है इस्लामाबाद में, इसी तरह ग्रुप बी लाहौर में और इसी तरह कराची में। अब जो आपका ग्रुप है, अगर आपने मेरा नेम फाइंड आउट करना है तो आपका ग्रुप डिपेंड कर रहा है आपकी सिटी पे, ठीक है। और वो सिटी जो है, बल्कि मुझे कहना इस तरह से चाहिए, आपकी सिटी जो है वो डिपेंड कर रही है आपके ग्रुप के ऊपर। मतलब आपके ये इंटरचेंजेबल है। अगर आप ये कहते हो कि आप ग्रुप ए निकालते हो लाहौर का, इस तरह से भी कह सकते हो। और अगर आप ये कहते हो कि आप लाहौर का ग्रुप ए निकालते हो, यानी कि दोनों इंटरचेंजेबल है, एक से आप दूसरे को निकाल सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों की डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। लेकिन उसके बाद चलें हम एग्जांपल इस तरह से लेके चलते हैं कि अगर ग्रुप ए है लाहौर का, ठीक है, तो लाहौर में जो आगे सप्लायर है XYZ। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आई तो यहां से देख लेते हैं इस बात को कि फॉर एग्जांपल हलीमा है हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो आगे लाहौर में है। यानी कि आपका ट्यूटर का नेम आपके डिपार्टमेंट से निकल सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की ब्रांच का पता होना चाहिए, ठीक है। यानी ये चीज इस पे डिपेंड करती है और ये आगे फर्दर इस पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब अगर हम इसी चीज को देखें तो हमारे पास थर्ड NF आती है, अगला जो स्टेप है, ठीक है, NF3। सॉरी, NF3। अच्छा, NF3 को भी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि डेटा मस्ट इन NF2, जो कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारा डेटा ऑलरेडी आ तो चुका है ना NF2 में भी, यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप से। और सेकंड हमारी है एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करो। अब हम क्या करेंगे भाई, हम ये सारे टेबल्स, सॉरी ये वाले सारे टेबल्स हम इसी तरह कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है, इनमें कहीं पे भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले मैं इनको कॉपी कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि आपका चलिए हम कह देते हैं ट्यूटर का आईडी और इसके अलावा डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ये फाइंड आउट कर सको, बल्कि सॉरी ट्यूटर का आईडी भी नहीं, मैं एक मिनट, इसको अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी लिखूं, श्योर है, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, ठीक है,
कंट्रोल सी, और ठीक हो गया। ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी अलग, ठीक है। टीचर किस पे हमने कहा था डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट पे। तो हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये करेंगे, ये देखें। मैं नया टेबल बनाने के बजाय यहीं से कॉपी कर रही हूँ। ये नहीं, पहले मैं ये बनाने लगी थी नया नीचे, अब मैंने ये कर दिया। ये अब मैंने क्या किया, NF3 थोड़ी सी समझ लें दोबारा, शायद उसमें कंफ्यूजन रह गई हो। ये देखें, NF2 तक तो चीजें क्लियर थी ना। हम लोगों ने डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग अपने टेबल्स को सेपरेट कर दिया था। NF3 में आके हमने ये कहा कि आपका टीचर का जो नेम है या ID है, ये अगर आप बताएं तो आप उसका डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि डिपार्टमेंट लाहौर के उसमें था, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट लाहौर की ब्रांच में था। अगर मैंने ये चीज निकालनी है तो यानी कि ये डायरेक्टली टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये बेसिकली डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट आगे फर्दर जो है वो टीचर के साथ लिंक है। तो आप क्या करोगे, आप ट्यूटर की ईमेल, ये देखो, अब इनमें से ये सारी चीजें जो है ना ट्यूटर की ID पे डिपेंड कर रही हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की ब्रांच थी वो सिर्फ डिपार्टमेंट पर डिपेंड कर रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने डिपार्टमेंट का ID वो एट्रीब्यूट रखा, लेकिन यहाँ उसको हमने सेपरेट कर दिया यूनिवर्सिटी की ब्रांच से, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना उसको। और अगर आप देखो ये सेम वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से अगर हमें बाद में कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है तो हम इसकी बेस के ऊपर इजीली आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की टोटल जो थी ना टेक्निक थी। एक दफा हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास अनोमलीज एग्जिस्ट कर रही थी। NF1 में आके हमें क्या करना होता है, हमने सबसे पहले तो वैल्यूज एटॉमिक करनी होती है, और इसके अलावा हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी होती है अपनी डिपेंडेंसीज। पहले हमारे पास होती है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, और थर्ड होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। NF2 के पॉइंट पे हमने सिर्फ फुली फंक्शनल और पार्शियल डिपेंडेंसी को देखना होता है। जब ये हो जाती हैं तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अभी भी देखें, मैं नया टीचर ऐड अभी भी नहीं कर सकती, यानी कि मेरी इंसर्शन एनॉमली अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं टीचर ने ऐड करूंगी तो मुझे स्टूडेंट भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं फिर से इकरा हसन को मैं अगर इकरा हुसैन कर देती हूँ तो वो सिर्फ यहाँ चेंज होगा, यहाँ नहीं चेंज होगा। यानी कि NF1 में मेरे पास जो है अपडेशन एनॉमली एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह से अगर मैं हाशिम को डिलीट करती हूँ या मैं इकरा को डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ से तो हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा एक। और दूसरा ये कि हलीमा को भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे इनके साथ। तो ये मेरी डिलीशन एनॉमली है जो कि NF1 में स्टिल एग्जिस्ट करती है। जब हम आते हैं NF2 में, NF2 में हमें क्या चाहिए, दो कंडीशंस। पहली कि आपका डाटा NF1 में जरूर हो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे ऊपर। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो उनसे उसको एलिमिनेट करें। उसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ सिंपल जो ऊपर हमने आइडेंटिफाई की थी डिपेंडेंसीज, उनको हमने अलग अलग कर दिया अलग अलग टेबल्स के अंदर। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप इंसर्शन देखें तो अगर मैं नया ट्यूटर ऐड करना चाहूँ मैं बहुत इजीली ऐड कर सकती हूँ, अगर मैं नया स्टूडेंट ऐड करना चाहूँ मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। और इसी तरह मैं किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का अगर मैं ग्रेड ऐड करना चाहूँ किसी सब्जेक्ट का तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे इंसर्शन एनॉमली तो खत्म हो गई, ठीक है। अब डिलीशन एनॉमली, डिलीशन अगर मैं हलीमा को डिलीट करना चाहूँ मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, किसी और डाटा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं अलीना को डिलीट करना चाहूँ तो कोई डाटा और डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यानी कि मेरी डिलीशन एनॉमली भी जो है वो काफी हद तक वो हो गई, बल्कि खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। लेकिन अगर मैं इकरा इकरा हुसैन का ID जो है वो स्टूडेंट ID है वो 999 की बजाय 555 कर दूं, स्टिल मेरे पास इशू आता है। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इशू आएगा। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो स्टिल मेरे पास NF2 में जो है फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर अपडेट एनॉमली एग्जिस्ट कर रही है स्टिल, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरा NF फॉर्म में। तीसरा NF फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि पहले तो सबसे ये कि आपका डाटा NF2 में होना चाहिए। NF2 में आपका डाटा है ऑलरेडी, गुड।
तो दूसरी चीज ये कि आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करनी होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जब आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से निकाल सकते हो, लेकिन जिस एट्रीब्यूट की वजह से आप उस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल रहे हैं वो एट्रीब्यूट खुद भी आगे फर्दर किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। और वो हमने ये देखा कि आपका आपका जो टीचर है वो डिपार्टमेंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन डिपार्टमेंट आगे फर्दर यूनिवर्सिटी ब्रांच पर डिपेंड करता है। आप चाहे इसको इस तरीके से व्यू कर लो, चाहे आप ये कर लो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की ब्रांच है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और किसी भी डिपार्टमेंट के कोई टीचर को आप देखने के लिए डिपार्टमेंट से लिंक करते हो टीचर को। तो इसको शो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट और ब्रांच यूनिवर्सिटी की अलग कर दी और यहाँ डिपार्टमेंट को हमने लिंक कर दिया टीचर के ट्यूटर के टेबल के साथ। अब ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी जो है वो खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। ये हमारे पास होती है NF3 और टोटल नॉर्मलाइजेशन की 3 अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं NF, तो ये जो है आप लोगों की एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।